कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे आपका सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत सभी का एजुकेशन राइज पर। और आज के इस क्लास में हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 की जो बुक है आरो, उसमें जो कविता है बादल राग है ना, निराला की जो कविता है बादल राग, उस कविता के प्रश्न उत्तर यहाँ पर हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि कवि ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसको कहा है। अस्थिर सुख पर कवि ने दुख की छाया किसे कहा है। तो कवि क्या कहता है कि कवि ने किसानों मजदूरों के शोषण से अर्जित सुख संपत्ति को अस्थिर माना है। ये जो किसानों और मजदूरों का शोषण करके जो पूंजीपतियों ने धन इकट्ठा किया है, संपत्ति इकट्ठी करी है, और उसके ऊपर जो सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, उन सुख सुविधाओं को कवि ने अस्थिर माना है। इससे पूंजीपतियों को मिलने वाला सुख स्थायी नहीं होता, क्योंकि उन्हें हमेशा डर रहता है कि जब भी क्रांति होगी तो हमें इन सुख सुविधाओं से हाथ धोना पड़ेगा। उस पर क्रांति की संभावना का दुख छाया रहता है। पूंजीपति वर्ग यही सोचकर सदा दुखी रहता है कि क्रांति उनका सर्वस्व हरण कर लेगी, सब कुछ उनका समाप्त हो जाएगा। इसलिए कवि ने अस्थिर सुख पर हमेशा दुख की छाया होने की बात कही है। दूसरा प्रश्न है नंबर 2, जग का दग्ध हृदय क्या है और क्यों कहा है कवि ने ऐसा। तो इसका अर्थ है कि सर्वहारा यानी कि जो शोषित वर्ग है, जो मजदूर वर्ग, किसान वर्ग जो हैं, पीड़ित वर्ग हैं, इस वर्ग की पीड़ा ही जग का दग्ध हृदय है। दग्ध का मतलब होता है जला हुआ। तो ये दग्ध हृदय है। पूंजीपतियों द्वारा किए जा रहे शोषण की आग में वे सदैव जलते रहते हैं। बहुसंख्यक होने के कारण वे जग के सच्चे प्रतिनिधि हैं। ये जो किसान वर्ग हैं, है ना, मजदूर वर्ग जो हैं, या फिर निम्न वर्ग के जो लोग हैं, चूँकि इनकी संख्या तो ज़्यादा है, तो बहुसंख्यक होने के कारण वे इस जगत के सच्चे प्रतिनिधि हैं। उनकी पीड़ा समस्त संसार की पीड़ा है। इसलिए कवि ने जो है वो इन लोगों की पीड़ा को जग का दग्ध हृदय यानी जगत का दुखी हृदय कहा है। अगला प्रश्न है तीसरा, विप्लव क्या है और उसे निर्दयी क्यों कहा है। तो इसका उत्तर लिखना है कि किसान और मजदूरों यानी जिसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं, इनके द्वारा शोषण होने किसान मजदूरों द्वारा होने वाली क्रांति को विप्लव कहा गया है। इससे पूंजीपति व्यवस्था तहस नहस हो जाती है और शोषण पर आधारित व्यवस्था के प्रति क्रांतिकारी कोई दया नहीं दिखाते हैं, वे उसे समूल नष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से सर्वहारा वर्ग के द्वारा की जाने वाली इस क्रांति को विप्लव कहा है, और इसे निर्दयी इसलिए कहा है क्योंकि वो दया नहीं दिखाती। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, सर ऊंचा कर कौन ताक रहे हैं और क्यों ताक रहे हैं। अथवा ये जो पंक्तियां हैं इनका आपको अर्थ बताना है, इसका आशय स्पष्ट करना है। लिखा है कि सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर ताक रहे हैं। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, क्रांति की आवाज़ें सुनकर के शोषित वर्ग को अपने उद्धार की आशा जागी है। जैसे ही बादलों की गर्जना होती है तो गर्जना के साथ मेघ बरसते हैं, इससे जो बीज, जो अंकुर जो पृथ्वी के गर्भ में अभी तक पड़े थे, वो अंकुर उन्हें एक नए जीवन की आशा मिलती है, और उससे वो सर ऊंचा करके आसमान की तरफ जो है वो बादलों उसके बरसने का इंतजार करते हैं। तो इसी तरीके से क्रांति की आवाज़ें सुन करके जो शोषित वर्ग हैं वो अपने उद्धार की आशा लेकर के जो है उसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। वे सिर उठा करके नए शोषण मुक्त जीवन की कल्पना करके उसी प्रकार प्रसन्न है जिस तरीके से बादल की गर्जना सुन करके धूल में पड़े अंकुर पौधों के रूप में लहलहाने की आशा से तत्पर हो उठते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
बादल के बार बार गर्जन, मूसलाधार वर्षण, घोर वज्र हुंकार आदि द्वारा कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो यहाँ पर कवि ने कई प्रकार के उपमानों का प्रयोग किया है। कवि यहाँ पर बादल का गरजना, तेज वर्षा करना और भयंकर गड़गड़ाहट आदि के द्वारा जनवादी क्रांति के उग्रतम स्वरूप की अभिव्यक्ति करता है। जब क्रांति होती है तो उसकी प्रबलता से स्थापित पूंजीवादी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है और क्रांतिकारियों के प्रबल स्वर को सुनकर ही शोषक वर्ग का हृदय धड़कने लगता है। अगला प्रश्न है छठा, असनीपात से शापित किसको और क्यों कहा गया है? असनीपात वज्रपात या बिजली गिरने को कहते हैं। असनीपात का मतलब होता है बिजली का गिरना। बादलों से बादल जब टकराते हैं, बिजली आकाश में चमकती है, बिजली नीचे गिरती है, उसे असनीपात कहा गया है। जब बिजली गिरती है तो विशाल और उन्नत पर्वतों के शिखर टूट फूट जाते हैं। कवि का कहना है कि पूंजीवादी समाज व्यवस्था भी क्रांति से शापित है और जब क्रांति होती है तो बड़े बड़े पूंजीपति जो है वो नष्ट हो जाते हैं। वह सदा जनवादी क्रांति होने के साप से आतंकित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, असनीपात से शापित उन्नत सतसत वीर। बादल राग कविता में बादलों को असनीपात से शापित उन्नत सतसत वीर कहने का क्या तात्पर्य है? तो बादल जब भीषण वर्षा करते हैं तो वर्षा के साथ ही तेज आवाज़ में कड़कते और गरजते हैं। उनके द्वारा गिराई गई बिजली से ऊंचे ऊंचे पर्वत के शिखर भी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। उनको विद्युतपात का साप लगा हुआ है। यही कारण है कि बादलों को असनीपात से शापित और उन्नत सतसत वीर कहा गया है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, उन्नत सतसत वीर तथा छोटे पौधे लघुभार किसके प्रतीक हैं? क्रांतिवीर बादल के आगमन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? तो उन्नत सतसत वीर संपत्तिशाली शोषक वर्ग का प्रतीक है, तो छोटे पौधे लघुभार दलित शोषित वर्ग का जो वो सूचक है या फिर प्रतीक है। क्रांतिवीर बादल को छोटे पौधे हिला हिला करके, हाथ हिला हिला करके, खिला करके और उन्हें बुला रहे हैं, अर्थात दलित जन क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। अपार धन संग्रह करके बड़े और शक्तिशाली बने लोग क्रांति के विद्युतपात से भयभीत हैं। वज्रपात से टूटी फूटी पर्वतों की ऊंची चोटियों के समान समाज का सुविधाभोगी वर्ग क्रांति के परिणाम से भयभीत है। नौवां प्रश्न है, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते निराला की बादल राग कविता की इस सूक्ति पर किस विचारक का प्रभाव है? तो विप्लव रव अर्थात क्रांति छोटे जो समाज के दलित शोषित वर्ग हैं उनका हित करती है, उनका लाभ करती है। क्रांति होने पर उनका कुछ भी नष्ट नहीं होता। उनको तो क्रांति के कारण जीवन में आगे बढ़ने का नया क्षेत्र मिलता है। क्रांति उनको उन्नति के अवसर प्रदान करती है। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। मार्क्स के इसी भाव वाले कथन यू हैव टू लिव नथिंग बट योर चेंज का काव्यानुवाद जैसा प्रतीत होता है। तो इस पर निराला पर जो बादल राग कविता में जो भाव व्यक्त किए हैं निराला ने, इस पर कार्ल मार्क्स के प्रभाव जो वो दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जल विप्लव प्लावन से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बादल बरस करके कच्चे धूल भरे रास्तों पर बाढ़ पैदा कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि क्रांति साधारण गरीब और शोषित लोगों द्वारा ही घटित होती है। मजदूरों के छोटे छोटे कोमल बच्चे रोग और दुख की दशा में भी हंसते और क्रांति का आह्वान करते रहते हैं। कवि ने यहाँ वर्षा से होने वाली बाढ़ को क्रांति के रूप में देखा है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? अथवा तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के वीर, कवि निराला के विप्लव के वीर किसे कहा है और क्यों कहा है? तो बादल राग कविता में निराला ने बादलों को विप्लव का वीर कहा है। कवि ने इस कविता में बादल को क्रांति दूत के रूप में प्रस्तुत किया है।
किसान के श्रम का लाभ शोषक पूंजीपति उठा रहे हैं। मेहनत करने से उनका शरीर दुर्बल हो गया है, उनकी बाहें थक गई हैं। वह क्रांतिवीर बादल को पुकार रहा है और वही उनको जीवनदायी जल देकर के नव जीवन दे सकता है और उनको शोषण से उनकी रक्षा कर सकता है। और अंतिम प्रश्न है, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कथन का व्यंग्यार्थ क्या है? इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत कथन पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति है। यह व्यवस्था अत्यंत प्रबल और शक्तिशाली है। निर्धन लोग, किसान, मजदूरों आदि के श्रम के शोषण पर टिकी हुई है। इस वर्ग का अधिक शोषण करके स्वयं को जीवित रखने और बलशाली बनाने की प्रबल स्पर्धा इस व्यवस्था में पाई जाती है। तो ये हमने किए हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को जारी रखते हुए कुछ और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से ऐप स्टोर पर हमारा ऐप जो है वो अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आपको हमारे पीडीएफ, हमारे लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो सभी वहाँ पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, थैंक यू।